और इससे पहले कि मैं उससे कोई बात करता, वो रेत के उस घूमते गोले में दोबारा दाखिल हो गया और वो गोला घूमता हुआ मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैं गुमसुम खड़ा कितनी देर उस जगह को देखे जा रहा था जहाँ से वो गायब हुआ था। मैंने सर को झटका और एक दफ़ा फिर चलना शुरू कर दिया था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा था। मैं कभी गिरता और फिर उठकर चलना शुरू कर देता और आखिरकार भूख और प्यास से मैं बिल्कुल निढाल होकर गिर चुका था और मुझ पर गशी तारी होती जा रही थी। और फिर न जाने मैं मुंह में कुछ बुड़बुड़ाते हुए बेहोश हो चुका था। मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक घास फूस और खजूर के पत्तों से बने एक झोंपड़ी में पाया। मैं मिट्टी के कच्चे फर्श पर लेटा हुआ था। मेरा पूरा जिस्म किसी फोड़े की मानिंद दुख रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो तकलीफ से मेरी आह निकल गई। मेरे पैरों में बड़े बड़े छाले और टांगों से लेकर कमर के पिछले हिस्से में बड़े बड़े आबले पड़ चुके थे, जिनमें से हल्का हल्का गंदा पानी रस रहा था। छालों की तकलीफ की वजह से मुझसे उठकर खड़ा ना हुआ गया और मैं कराहता हुआ दोबारा कच्चे फर्श पर बैठ गया। और जैसे ही मैंने दोबारा उठने की कोशिश की तो झोंपड़ी में एक दुबला पतला और दरमियाने कद वाला शख्स दाखिल हुआ। हुलिये से वो कोई बंजारा दिख रहा था। उसने आते ही मुझे कंधों से पकड़कर सहारा दिया और मुझे ज़मीन पर बैठा दिया। शुक्र है भाई, तुम्हें होश आ गया, बड़ी चिंता हो रही थी तुम्हारी। और मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, भाई तुम कौन हो और मैं यहाँ तक कैसे आया? और मेरे सवाल पर वो हंसते हुए बोला, लो बताओ, यही सवाल तो हम तुमसे करने वाले थे कि भैया तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और रेगिस्तान में क्या कर रहे थे। चलो पहले हम तुम्हें बताई देते हैं कि हमारा नाम बिरजू है। कुछ दिन पहले हम और हमारी बिटिया यहाँ से दूर परे एक गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए थे। वहाँ से वापस आ रहे थे कि तुम्हें रेत में लेटा बेहोश पाया। बस हमें और हमारी बिटिया को तुम्हारी हालत देखकर बड़ा ही तरस आया और फिर तुम्हें अपनी ऊंट गाड़ी पर डालकर अपने घर ले आए। और ये हमारा छोटा सा और टूटा फूटा झोंपड़ा है, इससे हमारा घर ही समझो। और ये कहते ही उसने अजीब अंदाज में हंसते हुए अपने दांत निकाल दिए और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, चलो हमने तो अपने बारे में बता दिया, अब तुम बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ क्या करने आए थे? तुम्हारे हुलिये से तो लगता है किसी शहर से आए हो। और उसके सवालों को सुनकर मैं सोच रहा था कि अब इसको क्या बताऊं कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और यहाँ तक कैसे पहुँचा। मैं कुछ देर खामोश रहकर सोचता रहा और फिर उसे एक झूठ मूठ की कहानी सुना दी कि मैं मुंबई शहर का रहने वाला हूँ। कारोबार में झगड़ा हो गया था और मुखालिफ ग्रोह के लोगों ने मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए मुझे अगवा किया और फिर बेहोश करने के बाद मुझे रेगिस्तान में फेंक कर चले गए ताकि मैं भूखा प्यासा रेगिस्तान में भटकता हुआ अपनी जान दे दूं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं तुम्हें पड़ा वहाँ मिल गया और मुझे यहाँ ले आए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया, क्यों परायों वाली बात कर रहे हो? तुम जीवत बच गए, यही हमारे लिए बहुत है। और अपना नाम तो बताया नहीं तुमने। अफजल खान नाम है मेरा भाई। बड़ा ही अच्छा नाम है, परंतु एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही। मुंबई शहर तो यहाँ से कोसों दूर है, कई दिन लग जाते हैं आने जाने में, फिर वो सुसरे काहे इतनी दूर तुम्हें यहाँ छोड़कर गए? और इतने दिन तुम बेहोश कैसे रहे? कहाँ राजस्थान और कहाँ मुंबई? बात कुछ समझ नहीं आ रही हमरे। और उसके सवाल पर मैं चौंक सा गया। वो शक्ल से जितना सादा लो दिखता था उतना था नहीं, और ये तो मुझे भी इल्म नहीं था कि मैं कौन से इलाके या किस जगह पर था। मैंने जल्दी से बात को बनाते हुए कहा, असल में मुझे उन्होंने एक बड़ी सी मोटर कार की डिग्गी में बंद किया हुआ था और उनके पास कोई बेहोश कर देने वाली गीली सी दवाई थी जो उन्होंने किसी कपड़े को लगा रखी थी। मैं जैसे ही होश में आता था वो मुझे कपड़ा सुंघा कर फिर से बेहोश कर देते थे। हैरत है भैया, हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, तुम तो जीवित हो ना। परंतु तुम्हारे ये पैरों के छाले काफ़ी बड़े हो गए हैं। चिंता ना करो, हमारे गांव के दाऊ जी बड़े कमाल के वेद हैं। वो तुम्हारे शरीर पर ऐसा मरहम लगाएंगे कि 2 दिन में तुम्हारे जख्म भर जाएंगे। अच्छा भैया तुम बैठो, मैं ज़रा देखूं कामनी ने भोजन भी तैयार किया है कि नहीं। कामनी हमारी बिटिया का नाम है। ये कहते ही वो हंसते हुए बाहर निकल गया। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि बिरजू और उसकी बेटी कामनी हाथों में खाने के 2 छोटे से थाल उठाए अंदर दाखिल हुए। थाल उसने ज़मीन पर रख दिए और पानी लाने का कह कर बाहर चली गई। उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए घूंघट निकाला हुआ था।
थाल में उबले चावल और सब्जी की तरकारी पड़ी हुई थी। मैं सारे दिन का भूखा प्यासा खाने पर ऐसे टूट पड़ा जैसे सदियों का भूखा था। थोड़ी देर बाद कामनी पानी के 2 बड़े बर्तन रखकर चली गई। मैं बेसब्री से खाना खा रहा था और पानी को हलक में तेजी से उतारे जा रहा था, जबकि बिरजू आराम से खाना खाते हुए मेरी हालत से महजूज हो रहा था। अरे भैया, आराम से भोजन करो, जल्दी काहे की है? चिंता ना करो, भोजन बहुत है हमारे घर, भगवान की कृपा से। पेट भर कर खाना। और मैं बिरजू के एक थाल के ख़त्म होने तक दूसरा थाल भी अपने पेट में उतार चुका था। खाना खाते ही मेरे होशोवास कायम होने लगे थे और जिस्म और पैरों पर बड़े छालों की तकलीफ का एहसास कम होने लगा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बाहर से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, बिरजू, वरे ओ बिरजू। और बिरजू ने बैठे बैठे ही आवाज़ लगाई, आ जाओ दाऊ जी, अंदर आ जाओ। और साथ ही एक बूढ़ा कमज़ोर सा शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथों में एक बड़ा सा थैला पकड़ा हुआ था। थैले को ज़मीन पर रख कर वो खुद भी आलती पालती मार कर ज़मीन पर बैठ गया। तो ये है वो छोरा जिसके लिए कामनी हमें बुलाने आई थी। इस बूढ़े शख्स ने गौर से मेरा जायजा लेते हुए बिरजू की तरफ देखकर सवाल किया। हाँ दाऊ जी, बेचारा परदेसी है, हमें रेगिस्तान में बेहोश पड़ा मिला तो हम इसे यहाँ ले आए। देखो पैरों में कैसे छाले पड़े हुए हैं और पीछे सारी कमर पर भी हैं। बहुत तकलीफ में है छोरा। चिंता ना कर, अभी ऐसी दवाई लगाऊंगा कि सुबह तक एकदम ठीक हो जाएगा। और फिर दाऊ जी ने थैले में से एक छोटा सा मर्तबान निकाला और मुझे कमीज़ उतार कर उल्टा लेट जाने को कहा। मेरे लेटते ही उसने अपनी उंगलियों से मेरी कमर पर मरहम मलना शुरू कर दी थी, जो काफ़ी ठंडी महसूस हो रही थी। वो काफ़ी देर तक मेरी कमर और पैरों पर मरहम मलता रहा। उस मरहम से मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जिस्म के सारे छाले ख़त्म हो गए हों। और फिर उसने मर्तबान को दोबारा थैले में डाल दिया और बिरजू से कहने लगा, ले भाई, दवाई लगा दी, थोड़ी देर तक आराम आ जाएगा। मैं सुबह से फिर देखने आऊँगा। और साथ ही मुझे मुखातिब करते हुए बोला, ओ छोरे, चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा, बस अब तू आराम कर। और मैंने दाऊ जी का बहुत शुक्रिया अदा किया जिसने मेरी ख़ारिश और सोजिश को चंद लम्हों में ही कम कर दिया था। और फिर वो बिरजू के साथ बाहर निकल गया। मुझे इंतहाई सुकून महसूस हो रहा था और मैं सोच रहा था कि अगर बिरजू और उसकी बेटी मुझे यहाँ उठा के ना लाते तो मैं वहाँ भूखा प्यासा ही पड़ा अपनी जान गंवा देता। और फिर मेरा ध्यान अपने दोस्तों की तरफ चला गया कि ना जाने वो किस हाल में होंगे। बलराम ने उन दोनों को शायद मंदिर में ही रखा होगा। उनका मेरे बगैर ना जाने क्या हाल हो रहा होगा। और फिर गांव से लेकर यहाँ तक आने वाले तमाम वाक़यात याद आने लगे। घर बार, बहन भाई, अम्मा अब्बा, उन सबको याद करके मेरी आंखें भीग गईं। और फिर ना जाने मैं कितनी देर इन सब को याद करके आंसू बहाता रहा। और फिर थकन की वजह से मुझ पर नींद गालिब आने लगी और मैं कब नींद की वादी में चला गया मुझे पता ही ना चला। मैं भी चंद लम्हे भी ना सोया होऊंगा कि मैंने महसूस किया कि मेरे जिस्म पर बेतहाशा चींटियां भाग रही हैं। मैं घबरा कर उठ खड़ा हुआ। अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं गिरता पड़ता बाहर की तरफ दौड़ पड़ा और फिर जैसे ही बाहर आकर सितारों की रोशनी में मैंने अपने वजूद पर निगाह डाली तो मेरी चीखें निकल गई। लाल और काले रंग के चमकते हुए बड़े से चिमटे मेरे वजूद से चिमटे हुए थे और जैसे ही मैंने उनको उतारने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया, उन्होंने मुझे बेदर्दी से काटना शुरू कर दिया। दर्द की शिद्दत से मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर मुझे अग से बिरजू की दहशतज़दा आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ भैया? मैंने जैसे ही उसकी तरफ मुड़कर देखा, उसका मुंह और आंखें खौफ से खुली की खुली रह गई थी। मेरी हालत देखकर उसके हाथ में पकड़ी लालटेन छूटकर नीचे गिर गई थी। पीछे खड़ी कामनी ये खौफनाक मंजर देखकर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। लालटेन की रोशनी से मुझे वो जहरीले और अजीबोगरीब चूंटे साफ दिखाई दे रहे थे। वो लंबाई और मोटाई में मुर्दाना एक उंगली के बराबर थे। मैं खौफ से उन्हें झटके जा रहा था और वो थे कि मुझे तेज़ी से काटे जा रहे थे। और थोड़ी देर बाद बिरजू भी मेरी हालत देखकर खौफ से गिरकर बेहोश हो चुका था। मैंने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मैं जितना उनको झटक रहा था वो उतने ही जोश से मुझे काट रहे थे। दौड़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हज़ारों बारीक सुइयां मेरे जिस्म में किसी ने पेवस्त कर दी हों।
इर्द गिर्द काफ़ी झोंपड़े बने हुए थे और मैं दौड़ते दौड़ते उन झोंपड़ों को काफ़ी पीछे छोड़ चुका था। मेरी आंखें अंधेरे में देखने के काफ़ी काबिल हो गई थी कि अचानक मेरा ध्यान अपने बाईं तरफ गंदे पानी के जोहड़ की तरफ बढ़ा। मैं तेज़ी से दौड़ता हुआ उस जोहड़ में जा घुसा और फिर गंदे पानी में घुसते ही वो तमाम कीड़े पानी में उतर गए। उनके उतरते ही मेरे जिस्म को सुकून आ गया। तकलीफ़ की शिद्दत में कमी आने लगी थी। मुझे वाज़िया महसूस हो रहा था कि एक भी कीड़ा मेरे जिस्म पर नहीं रहा था। मैं उस जोहड़ में बैठा खौफ से हाँफ रहा था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने बड़े चींटे या ऐसे खौफनाक कीड़े नहीं देखे थे। मुझे कुछ सुकून का सांस मिला ही था कि मुझे अपनी दोनों टांगों पर किसी लिजलजी चीज़ का एहसास हुआ। मैंने जल्दी से अपनी टांगों पर हाथ फेरा तो मेरे हाथों को किसी नरम और लिजलजी चीज़ के हिलने का एहसास हुआ। मैं दौड़कर पानी से बाहर आ गया और फिर जैसे ही मेरा ध्यान उस चीज़ की तरफ गया, मेरे ओसान खता हो गए। काले रंग की चमकती हुई मोटी मोटी जोंकें मेरे पैरों और पिंडलियों से चिपकी हुई मेरा खून चूस रही थी। मैं एक दफ़ा फिर दर्द की शिद्दत से चलाने लगा था। मैं उनको जितना खींचता था वो उतना ही मेरे पैरों के साथ चिपके जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैं शिद्दत गम और तकलीफ़ से रोए जा रहा था और मेरे देखते ही देखते वो जोंकें मोटी होना शुरू हो गई थी और फिर वो एक एक करके नीचे गिरती जा रही थी। और फिर जैसे ही आखिरी जोंक नीचे गिरी, वो वापस गंदे पानी में चली गई। मैं बेहद निकाहत महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। मैं न जाने कितनी देर वहाँ बेसुध होकर पड़ा रहा कि न जाने कहाँ से एक बैलगाड़ी वाला मेरे पास आके रुक गया और बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे मुझे उठाकर अपनी बैलगाड़ी में लिटा दिया। सेहत के एतबार से वो काफ़ी सेहतमंद दिखाई देता था। पूरे जिस्म पर उसने सिर्फ एक लंगोट बांध रखा था। मुझे लिटाते ही खुद भी उस पर सवार हुआ और बैल को हाँकने लगा। वो मुझे न जाने किस अनजान रास्ते की तरफ लेकर जा रहा था और मैं खामोश लेटा अपनी तकलीफ़ को ज़ब्त किए बस आसमान को तके जा रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं उससे यही पूछ लेता कि वो कौन है, कहाँ से आया है और अब मुझे कहाँ ले जा रहा है, और ना ही उसने मुझे बुलाने और बात करने की कोशिश की थी। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट और हर किस्म के जज्बात से आरी था। बैल अपने रास्ते पर खामोशी से चले जा रहा था। हमें चलते चलते आधी से ज़्यादा रात बीत चुकी थी। पूरे जिस्म में दर्द और तकलीफ़ के बावजूद नींद का गलबा मुझ पर छाता जा रहा था और फिर रात के न जाने किस पहर मैं नींद की आगोश में जा चुका था।